बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है। कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी एप्लीकेशंस, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बॉल इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। आज हम इससे आगे फ़र्दर इसको कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम जो हमने पढ़ा है उस सिंपल पेंडुलम की मेन करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, उनकी कौन कौन सी खसूसियात ऐसी हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एक खसूसियत कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो फर्स्ट टर्म जो है वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और सेकंड पे हमारे पास जो है वो है टाइम पीरियड। और थर्ड पे जो हमारे पास है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और लास्ट पे जो हमारे पास लास्ट इसकी करैक्टरिस्टिक के तौर पे आप कह सकते हैं वो आपके पास है एम्पलीट्यूड। ये चार एक इसकी करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप, इसकी मेन खसूसियात कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहले हम इनको डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास ये है क्या, वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, इसकी डिफ़ाइन करना चाहें तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। लेट्स से कि ये हमारे पास एक मेन पॉइंट था, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला ए पॉइंट पे पहुँच गया, अब ए से होते वापस बी पॉइंट पे आ गया, अब बी से होकर दोबारा जब ये ओ पे आएगा, मीन ये वाला सर्कल कंप्लीट करते हुए ऐसे 360 का एंगल कंप्लीट करते हुए वापस अपनी उसी पॉइंट पे आएगा। इस वक्त हम क्या कहेंगे कि इसकी वाइब्रेशन कितनी हो चुकी है, वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहते हैं कि इसको कम्प्लीटली बॉडी को एक कंप्लीट वन वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम लगेगा, मीन यहाँ से लेके ऑब्जेक्ट चला ऐसे मूव करते हुए दोबारा इस पॉइंट पे पहुँचा, यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, ये इसका टाइम पीरियड है। ये इसकी टाइम पीरियड की डेफिनेशन होगी। टाइम पीरियड की डेफिनेशन कैसे करेंगे, द टाइम, सुन लें बच्चे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम किसी भी बॉडी को लगता है वो उसका क्या होता है, उसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। एक मखसूस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव्स गुजर जाएंगी। लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेव गुजरी, 2 गुजर गई, 3 गुजर गई, अब ये 1 सेकंड के अंदर गुजरी हैं 3, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। जितने नंबर ऑफ़ वेव्स गुजरेंगे 1 सेकंड के अंदर उस साइकिल से, उसे हम क्या कहेंगे, इसका क्या है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। लास्ट पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन करना चाहें तो एम्पलीट्यूड हमें कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक वेव है, ये वेव है, अब इसका ये मेन पॉइंट, ये भी मेन पॉइंट, ये भी मेन पॉइंट, एक इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक इसका ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है, x0, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मेन लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मेन लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है हमारा। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड, किसी भी साइड से, अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, क्रस्ट पे भी हो सकता है, ट्रफ पे भी हो सकता है। तो ये इसकी 4 डेफिनेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने स्टडी की। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसके फ़ीचर कौन कौन से हैं। इसकी मेन फ़ीचर्स के तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कौन कौन से हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास फ़ीचर्स, फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट फीचर है वो है
कि हमारे पास जो भी बॉडी मूव कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एक फ़िक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द ही मूव करेगी। एक फ़िक्स्ड पॉइंट, लेट्स से कि ये मेरे पास फ़िक्स पॉइंट था, ये फ़िक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द चलेगी। इसी पॉइंट के इर्द गिर्द इसने मूव करना, इसे ना ही यहाँ जा सकती, ना ही यहाँ जा सकती, ना ही यहाँ, ना ही यहाँ, इसी एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगी। इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट फीचर है, मूव विद फिक्स पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका है कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। मीन कि ये हमारे पास मीन पॉइंट है, यहाँ पे बॉडी जाएगी तो वापस इसने इसी पॉइंट पे आना है, इधर को जाएगी तो इधर से वापस इसने इसी पॉइंट पे आना है। इसका मतलब है कि ये जो उसका ओरिजिन था, मीन था, हमेशा इसका एक्सेलरेशन इस मीन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, हमेशा मीन पॉइंट पे होगा। तो ये मीन पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन होगा। थर्ड पॉइंट हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन हमेशा उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा उतना कम क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और इसके साथ आप कह सकते हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो। ये आपके पास वेव है, जब भी इसके मेन पॉइंट पे ये तीन जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन तीन पॉइंट्स पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो कहाँ होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो इसके मेन पॉइंट पे होगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास दूसरी जो मेन इसकी टर्म आती है वो आती है इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी के लिहाज से हम देखें तो बिल्कुल एक्सेलरेशन के वाइस वर्सा है। वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी मेन पॉइंट पे। अब जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो था वहाँ पे ये क्या होगा, मैक्सिमम, और जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम था वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसका हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट के तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी विल बी मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी चंद एक फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो हमने आज स्टडी किए। उसके बाद हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या है। इसके बाद हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन मेन हमारा टॉपिक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ऑसिलेशन तो हमने पढ़ ली कि कोई भी वाइब्रेशन है, प्रैक्टिकली हम जिस चीज़ को भी ऑसिलेट करवा रहे हैं, कोई भी चीज़ एक पॉइंट के इर्द गिर्द, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेशन है। सिंपल पेंडुलम को हमने पढ़ा, फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ये मूव कर रहा है ऐसे, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये सारी की सारी इसकी ऑसिलेशन कहलाती है। लेकिन अब हमने पढ़ना है डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो ऐसी ऑसिलेशन किसी सिस्टम के अंदर जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में लगे। मीन कि मैं कहता हूँ कि कार चल रही है, कार के अंदर आपने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है अपना, आप ब्रेक आप प्रेस कर रहे हैं, उसकी ब्रेक पे आपने पुश कर रहे हैं, और जो उसकी ऑसिलेशन हो रही है उस ऑसिलेशन को आप क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ऐसी ऑसिलेशन जो वक्त के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या होती जाए, कम होती जाए, उसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये देखें, ये मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसी ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसकी डिफ़ाइन करना चाहें तो डेफिनेशन कैसे होगी, द ऑसिलेशन of a system
in the presence of some resistive force are called डैम्ड ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास डैम्ड ऑसिलेशन आ जाएगी। इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी कि है ऑसिलेशन, है उसकी मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट कौन सी है, उसकी मूवमेंट है ऑसिलेशन की मूवमेंट, लेकिन कहाँ, जब किसी रेजिस्टिविटी फ़ोर्स की मौजूदगी से आए। उसकी रेजिस्टिविटी फ़ोर्स, उसके अंदर कोई रेजिस्ट करे, कोई उसके रुकावट, किसी रुकावट की मौजूदगी में लगने वाली, पैदा होने वाली ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम एक और इसको बस डेफिनेशन के तौर पे देखें, इसकी बस एग्जांपल के तौर पे, और इसकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके बाद एक और टर्म, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो वेव मोशन, और वेव मोशन के साथ हमने वेव्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टर्म जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है उसको कवर करके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इसको छोड़ेंगे। एक मेन हमारे पास टर्म होती है क्रस्ट एंड ट्रफ। एक हमारे पास चीज़ होती है क्रस्ट, क्रस्ट एंड ट्रफ। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। लेट्स से मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले, डिफ़ाइन करने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारे पास वेव है, ये वेव है। इस वेव का जो अपर पॉइंट होगा, मीन, ये तो मीन पॉइंट है, ये भी मीन है और ये भी मीन है। अब मीन से जो अपर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्रस्ट है। और जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ब्लो होता है, ये वाला, इसको आप क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ट्रफ है। अब ये क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन होगी। द अपर पॉइंट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोअर पॉइंट ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड ट्रफ। ये क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इनको वेव्स और वेव्स की टाइप्स और वेव्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम एंड करेंगे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं और इसको मज़ीद अपने लिए मौसर तरीके से समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।